हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में कवर करेंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जो पिछले वीडियो में हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में मेटाबॉलिज्म को कवर किया था, इस लेक्चर में हम बाकी के प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। ठीक है, तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पिछले लेक्चर में मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। So what is mean by cellular organization? If we consider any animal या any organism, कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम कंसिडर करते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो है ये दो टाइप का होता है। एक होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। So what is the difference between eukaryotic and prokaryotic organism? Eukaryotic organism, यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डू हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। So it possesses true nucleus. It possesses true nucleus, so called as यूकैरियोट। जो भी ऑर्गेनिज्म के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, यू का मतलब क्या है? ट्रू, एंड कैरियोन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो जिस किसी के पास में ट्रू न्यूक्लियस होता है वो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है यूकैरियोट। अब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या? तो न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इफ एनी ऑर्गेनिज्म डू हैव nuclear membrane, then it called as eukaryotic organism. But if organism do not have nuclear membrane, then it called as prokaryotic organism. It called as prokaryotic organism. It possesses nucleoid. ठीक है, जो भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है इसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता, उसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड बोला जाता है क्योंकि उसके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, तो प्रो मीन्स बिफोर कैरियोटिक मतलब बिफोर ट्रू न्यूक्लियस। इससे हमें एक पॉइंट और सीखने को मिलता है। ठीक है, इससे हमें एक पॉइंट और सीखने को मिलता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोला है? बिफोर न्यूक्लियस ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं। मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बाद में इवॉल्व हुआ। समझ में आ रहा है? तो इसको हमने प्रोकैरियोट बोला, इसका मतलब ये पहले इवॉल्व हुए, यूकैरियोट के पहले इवॉल्व हुए, इसलिए अपन इसको प्रोकैरियोट बोल रहे हैं। ठीक है, इनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसलिए इसको यूकैरियोट बोला जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर।
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप. It may be multicellular, it may be multicellular or it may be unicellular. अगर हम मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल लेते हैं तो मल्टीसेलुलर में एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं. तो जो भी एनिमल्स हमने हमारे सराउंडिंग में देखते हैं वो मल्टीसेलुलर है. यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो यूनिसेलुलर में भी आपके पास में अमीबा है, पैरामेशियम है, ईस्ट है. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो है ये आते हैं आपके यूनिसेलुलर में. तो यूनिसेलुलर में आप अमीबा, पैरामेशियम, ईस्ट, ठीक है, यूनिसेलुलर अलगी लिख सकते हो. ठीक है, बट मल्टीसेलुलर में आपके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं. ह्यूमंस हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है इसको हम मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, बट प्रोकैरियोट में आपको यूनिसेलुलर ही ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा. अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करते तो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग एंटिटी. अगर हम ह्यूमन की बात करते तो ह्यूमन की अगर आप बात कर रहे हो तो ह्यूमन में हमें ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है. तो ह्यूमन में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में आपको अलग अलग, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, ये कंप्लीट क्या है, ऑर्गेनिज्म है. और ये ऑर्गेनिज्म बना होता है ऑर्गन सिस्टम से. तो हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगर पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिज्म के बाद यहां पे ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? ऑर्गेनिज्म बना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम से. ऑर्गन सिस्टम क्या है? Organ system is a collection of, it is collection of different organs having same function. जो भी ऑर्गन सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी ऑर्गन सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनाता है. ऑर्गन सिस्टम में हम अगर एग्जांपल ले तो इसमें आपके पास अलग अलग एग्जांपल है. आप नर्वस सिस्टम का एग्जांपल ले सकते हो. तो नर्वस सिस्टम जो है इसमें न्यूरॉन्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ये आएगा. अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हो तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका किडनी आ जाएगा. ठीक है, यूरेटर आ जाएगा, उसके बाद में आपका यूरेथ्रा आ जाएगा, ब्लड वेसल्स आएंगे जो ब्लड को फिल्टर करते हैं. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग. डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स है वो अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले यूरिन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले आपके फिकल मैटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं. नर्वस सिस्टम जो है ये सेंसेशन के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में आप सर्कुलेटरी सिस्टम का भी एग्जांपल ले सकते हो. सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है. तो हमारे पास अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स है. हर एक ऑर्गन सिस्टम जो है इसमें अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें आप हार्ट को ले सकते हो. हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द बॉडी. ये आपके ब्लड को पंप करता है. तो हार्ट ब्लड को पंप करेगा. कहाँ पे पंप करेगा?
तो ये ब्लड वेसल में पंप करेगा। तो ब्लड वेसल्स आपका ये सेकेंड कंपोनेंट हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम का। ब्लड वेसल्स ब्लड को कहाँ पे लेके जाएंगे? तो ब्लड वेसल्स ब्लड को सिस्टम में लेके जा सकते हैं। सिस्टम मतलब हमारा बॉडी, जो भी बॉडी के टिश्यू है, ऑर्गन है, उसके पास में लेके जाएगा। और दूसरा होता है लंग्स। तो लंग्स के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लंग्स के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सिस्टम मतलब बाकी के जो टिश्यू है, इसमें हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स। ठीक है। तो लंग्स ऑक्सीजनेशन करेगा ब्लड का, हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करने का काम करता है, और ब्लड वेसल जो है ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये आपके तीन ऑर्गन आ गए, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड लंग्स। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल अगर हम पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिज्म किससे बना रहेगा? ऑर्गन सिस्टम से बना रहेगा। ऑर्गन सिस्टम में हमने अलग अलग एग्जांपल्स लिए, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आ गया, ब्लड वेसल्स आ गए, लंग्स आ गया। ठीक है। अब ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन हैविंग सेम फंक्शन, जो सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गन की। तो ऑर्गन सिस्टम बना होता है ऑर्गन से। अगर हम ऑर्गन की बात करते हैं, जैसे आप बात करोगे लंग्स की, ठीक है, तो या हार्ट की, ये एक आपके लिए ऑर्गन हो गया। तो हार्ट जो है ये किससे बना होता है? ठीक है। हार्ट आपके लिए एक हो गया ऑर्गन। हार्ट क्या हो गया आपके लिए? एक ऑर्गन। और ऑर्गन किससे बना होता है? तो ऑर्गन बना होता है टिश्यू से। ऑर्गन बना होता है टिश्यू से। तो जो सेम फंक्शन करने वाला टिश्यू है, इसके ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन बोलेंगे। टिश्यू किससे बना होता है? टिश्यू वो सेल से बना होता है जो सिमिलर टाइप के फंक्शन शो करते हैं। ठीक है। तो टिश्यू बना होता है सेल से। तो सेम टाइप ऑफ सेल अगर एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं तो बनता है टिश्यू। कलेक्शन ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज ऑर्गन। ऑर्गन जिस सिस्टम में होता है उसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से ही बनता है ऑर्गेनिज्म। तो हम सेल तक पहुंच गए। अगर हम सेल की बात करते तो सेल आप एनिमल सेल की बात कर रहे हो। एनिमल सेल के पास में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी हम बोलते हैं। इसके पास में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में होता है जेनेटिक मटेरियल। इसके पास में होते हैं बाकी के ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा यहाँ पे आपके पास गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास में रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी एपेरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा आपके सेल में वेसिकल्स मिलेंगे जिसमें प्रोटीन्स जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आपके पास जो एनिमल सेल है
इसमें आपको राइबोसोम्स मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। तो इन दिस वे आप अगर एनिमल सेल की बात करोगे तो एनिमल सेल में अलग अलग ऑर्गेनल्स है। तो अगर हम सेल की बात करते तो सेल किससे बना होता है? तो सेल बना होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स से। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसमें प्लास्टिड बढ़ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो प्लास्टिड आपके सेल में आ जाएगा, सेल वॉल आ जाएगा। बट एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होता है। ऑर्गेनल्स जो है, सेल ऑर्गेनल्स आपके सेल में रहेंगे तो एक कंप्लीट सेल बन जाएगा। अगर हम ऑर्गेनल्स की बात करते तो ऑर्गेनल्स मतलब क्या है? ऑर्गेनल्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिकुल्स पैक्ड इन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जैसे हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और ये इसके अंदर में इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर में नंबर ऑफ मैक्रोमोलिकुल्स को हम पैक करते हैं। मैक्रोमोलिकुल्स किससे बनता है? तो हम बोलेंगे मैक्रोमोलिकुल्स जो है ये आपके एटम से बनता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का अगर पॉलीमराइजेशन होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है, तो बनता है मैक्रोमोलिक्यूल। अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल की बात करें तो ये कहाँ से आएगा? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इंटरैक्टेड विथ ईच अदर बाय द केमिकल बॉन्ड और केमिकल इंटरेक्शन। अगर दो एटम या दो से ज्यादा एटम, मतलब एटलीस्ट 2 एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड से अगर इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। जैसे मॉलिक्यूल का अगर हम एग्जाम्पल ले तो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हो सकता है कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में लिंक हो रहा है। एटम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो एक एटम मतलब हाइड्रोजन। और एटम की अगर हम बात करते हैं तो एटम के पास में सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इसके पास में होता है ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसके पास में नंबर ऑफ मेजर शेल रहेंगे, मेजर शेल में सब शेल्स रहेंगे, सब शेल में आपके ऑर्बिटल्स रहेंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है इसके पास में क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो एटम इज कंपोज्ड ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो सेंटर में जो न्यूक्लियस रहेगा उसमें होता है प्रोटॉन, उसमें क्या होता है? प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन। तो अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी दूसरा एटम लेते हैं तो उसमें प्रोटॉन के साथ में क्या होता है? न्यूट्रॉन जरूर होता है, ठीक है। बट हाइड्रोजन ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन और एक ही क्या होता है? प्रोटॉन होता है। अगर उसके पास में न्यूट्रॉन आ गया तो इसका एटॉमिक मास जो है ये 2 हो जाता है, इसलिए इसको ड्यूटेरियम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में आप अच्छे से पढ़ोगे। तो हम पढ़ रहे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर हम पढ़ते हैं तो एटम से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स या एटलीस्ट 2 एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन होता है तो मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। मैक्रोमोलिक्यूल में आप एग्जाम्पल ले सकते हो किसका? मैक्रोमोलिक्यूल में आप एग्जाम्पल किसका ले सकते हो?
तो मैक्रोमोलिक्यूल में आपके पास एग्जाम्पल है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या? डीएनए, आरएनए, है ना। तो डीएनए का एग्जाम्पल ले सकते हो आप प्रोटीन का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप लिपिड का एग्जाम्पल ले सकते हो, आप कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है, इसको अगर हम पैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में तो उसको बोला जाता है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स आपके मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में रहेंगे, जिसको अपन क्या बोलेंगे? सेल। तो ये आपका सेल का मेम्ब्रेन और इसके अंदर में सारे ऑर्गेनल्स हमने पैक कर दिए, तो ये बन गया आपका सेल। और सेल जो है इसको बोला जाता है, सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? लाइफ। तो लाइफ जो है ये सेल है, और सेल यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टी सेलुलर हो सकता है। यहाँ पे हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। बट अगर अपन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पढ़ते तो ऑर्गेनाइजेशन और हायर लेवल पे जाएगा। सेल जो है ये टिश्यू में कन्वर्ट होगा, नंबर ऑफ सेल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होंगे तो टिश्यू बनेगा। टिश्यू जो है, ठीक है, टिश्यू से ही क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। तो ऑर्गन अगर आपके हाई लेवल वाले सिस्टम में आता है, ठीक है, हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो उसको अपन बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग सेम फंक्शन, जिसमें अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं जो सेम फंक्शन को कैरिड आउट करते हैं। इसके अपन ने एग्जांपल्स भी लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम से ही क्या बनता है? आपका ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन बीइंग जो जिसमें अलग अलग सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम का हमने आगे लोअर लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। तो ये जो हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है ये सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही दिखाई देता है, ये आपको नॉन लिविंग थिंग में दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इट इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल जिसके पास में है वो आपका लिविंग है, सेल जिसके पास में नहीं है वो आपका नॉन लिविंग है, ठीक है। तो ये हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट हम पढ़ रहे आपका इरिटेबिलिटी, मतलब सेंसेशन अगेंस्ट इन्वायरमेंट।